नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में पाठ 15 हिंदी में डाज्यू हम सीखेंगे। लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव में हुआ था। केकड़ी एवं अजमेर में उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद स्वतंत्र लेखन कर रहे। आपके चर्चित कहानी संग्रह में कोशिका गटवार, 60 के लोग, डाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार, आपकी आदमी और कीड़े कहानी में 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन में चर्चित कथाकार महावीर प्रसादी द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित डाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। डाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना डाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वहाँ किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। यानी एक 9-10 साल का एक पहाड़ी लड़का एक कैफ़े में बॉय का काम करता है, यानी कैफ़े बॉय बन के आता है और जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफ़े में आते हैं। उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर खुश हो जाता है और लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब चाहिए आपको? लड़के के ये 2 शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। यानी शहर में जगदीश बाबू आते हैं, अकेले होते हैं, लेकिन लड़के की प्रेम भरे शब्दों से, आत्मीय भरे शब्दों से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो जाता है। लड़के से बातचीत होती है, वह अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम मदन है और अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर खुश हो जाता है कि जब उसे मालूम होता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव से ही है, तो उसे जैसे अपना बड़ा भाई मिल गया ना, ऐसी खुशी होती है और उसे दाज्यू यानी बड़ा भाई कहकर वह संबोधित करने लगता है। 2-4 दिनों में अजनबी बिल्कुल दूर हो जाती है। जगदीश बाबू जब भी कैफ़े में आते हैं, मदन उन्हें दाज्यू दाज्यू कहकर संबोधित करता है और वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाने का आग्रह करता है और इसी तरह से अपनेपन की बात वह करता रहता है। थोड़े समय के बाद मदन ने जो जगदीश बाबू को अकेलापन दूर हो गया ना, और फिर वह अपनी तौर में आ जाते हैं और बार बार जो मदन उसे जगदीश बाबू को दाज्यू कहते हैं ना, वह उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब उसका अकेलापन था तब पसंद आता था, लेकिन अब वह अकेलापन दूर हो गया। वह अपनी जो अंदर का अहंकार था वो जाग उठता है और जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया और कहा कि तुम दाज्यू कहकर आया, दाज्यू कहकर पहुँच गया। ऐसा शब्द सुनते ही क्रोधित हो गए और मदन ने पूछा, दाज्यू चाय लाऊं? जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन दाज्यू दाज्यू क्यों चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज यानी किसी की प्रतिष्ठा की आपको ख्याल नहीं है? उसे अब उनका प्रेस्टीज याद आया, यानी प्रतिष्ठा याद आई। जब लड़का उन्हें अपनेपन दे रहा था अकेलेपन में, तब नहीं याद आया। जब वह अपने अकेलेपन से भर गया, यानी शहर में प्रतिष्ठित हो गया, तो वह उसे अपनी प्रतिष्ठा याद आई और उसका दाज्यू कहना अच्छा नहीं लगता है। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ बेचारा समझ ही नहीं पाया और मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह घंटों अकेला रोता रहता है। उनकी व्यथा कोई समझ नहीं पाता है और फिर थोड़े समय के बाद अपने काम पर लग जाता है। दूसरे दिन जब वो जगदीश बाबू अपने बचपन के मित्र हेमंत के साथ चाय पीने के लिए आते हैं, तब वह बुलाने पर पहले जैसी तत्परता से मदन नहीं आता है। दोबारा बुलाने पर ही वह आया। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं और दाज्यू क्या लाओ ऐसा कोई भी शब्द वह नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी ज्वालामुखी फट पड़ेगा। इतना गुस्सा, यानी अंदर ज्वालामुखी, इतनी अंदर से वेदना है।
हेमंत ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम बॉय कह के ही बताया, यानी साहब मुझे सब बॉय कहते हैं। तो कहने का अर्थ, जब हम छोटे यानी जो लोग अपनेपन से हमें कुछ भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं, जब उसके पर हम इस तरह से घाव यानी वेदना देते हैं तो अपनापन ऐसे ही चला जाता है। तो ये कहानी का हमारा एक मैसेज है कि जब यहाँ प्रेस्टीज नहीं होनी चाहिए, अपनेपन में, संबंधों में अपनापन ही होना चाहिए। वह जगदीश बाबू संबंध में अपनेपन नहीं ला सकते हैं। और इसी तरह से जो लड़का अपने को जगदीश बाबू को बड़ा भाई मान रहा था, वह समझ गया कि यहाँ तो सब प्रेस्टीज वाले होते हैं। तो यहाँ विस्तार से आप देखते हैं, चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, यानी ऊपर बोर्ड लगा हुआ है छोटा कैफ़े, वहाँ जगदीश बाबू अपनी पहली बार देखा। गोरा चित्ता रंग, नीली शफ़ाफ़ आँखें, यानी शफ़ाफ़ यानी निर्मल स्वच्छ आँखें वाला, उजला सुनहरा बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल में पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्षीय है। यानी जो मदन 9-10 साल का लड़का है, उसके अंदर जो चंचलता है, उसमें जो एक बालक की अवस्था है, वह लेखक ने बताई है उसका वर्णन करके। और इसी तरह उसकी उम्र 9-10 साल की है और इतना अच्छा लड़का जिसके अंदर अभी भी बचपना है और एकदम बहुत ही निर्मल है, निर्दोष है बच्चा। ऐसे बच्चे के साथ जगदीश बाबू की एक दोस्ती, आत्मीयता होती है और वह काम कर रहा है कैफ़े में बॉय के रूप में। अधचली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। मीनू यानी अर्थ। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ एक अकेले जगदीश बाबू आते हैं, उसके साथ कोई नहीं है, निसंग है और उसका अकेलापन उसको देखकर ही पता चल जाता है। वह सिगरेट की चुस्कियाँ ले रहा है और इसी तरह से जैसे अकेला है ऐसा उसका चेहरा। तो मदन उसे देखकर मुस्कुराया और उसने चाय का ऑर्डर दिया तो वह लेकर आ जाता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसर्ग होने पर, निस्संग यानी कोई न साथ में होना, कभी भी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है एक एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जन रवमयी वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। यानी कहने का अर्थ है अजनबी की खाई यानी विरक्ति यानी उदासीनता। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि यहाँ जो अकेलापन है ना, वह सारे शहर में सभी लोगों के बीच भी अकेलापन है। कहने का अर्थ कि उसका अपना कोई नहीं है, वो अकेला है, कुछ दर्द होगा उसके जीवन में। तो हजारों लोग के बीच भी वो जगदीश बाबू अकेला है। उस अकेले में यहाँ दाजू कहने वाला एक लड़का उसे मिलता है जिससे अपनापन हो जाता है। तो कहने का अर्थ कि अपनत्वहीन जो जगह थी वहाँ कोई अपना उसे जगदीश बाबू को मिल जाता है, जहाँ विरक्ति यानी उदासी, विछोह यानी सबसे अलग रहना, इस कथा के मूल में अलगाव में दूर रहने के बीच में कोई अपनापन जगदीश बाबू को लड़के के रूप में मिल जाता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक
कि चहल पहल कैफ़े के शोरगुल मन में लगता है सब कुछ अपनत्व ही नहीं। इतने सारे लोग हैं फिर भी जगदीश बाबू को कोई अपना लगता नहीं है, क्योंकि वह अपने अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे थे, कोई अपना नहीं था वहाँ। इसलिए शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त यानी आदि हो जाना, आदत पड़ जाना, रहने के बाद उस वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगती है। पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज की छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। यानी जब मनुष्य चाहे कितनी भी लोगों के बीच रहता है, लेकिन जब अपना सब कुछ छोड़ के आता है तो उसे वहाँ अकेलापन नहीं लगता है, और उसे अपना वो गांव, अपनी सीमा, अपना जो भी लोग हैं वह सब उसे स्कूल कॉलेज, अड़ोस पड़ोस के गांव आदमी सब उसे दूर लगते हैं। यानी यहाँ का सब अपना इतना सारा सब कुछ है तो भी वो उसे अकेलापन लगता है। उसी बीच में ऐसे अकेलेपन महसूस कर रहे थे होटल में, कैफ़े में जाते थे जगदीश बाबू, तो अचानक एक लड़के ने बहुत ही आत्मीयता से कहा, चाई साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। राखदानी यानी जो सिगरेट की राख निकलती है वह उसमें राख रख दी। इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी। रिक्तता यानी खालीपन भरने वाली आवाज़ सुनाई दी, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? यानी जैसे जगदीश बाबू को चाई साहब ऐसा बोला, तब जगदीश बाबू को लगा कि कोई जैसे अपना जैसा बुला रहा है। तो उसने जगदीश बाबू ने लड़के को पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने सिर्फ नाम बोला, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? ये सब पहाड़ है। तो इस बार शायद उसे पहाड़ और ज़िले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। यानी इतना, एक तो 9-10 साल का बालक है, उसे इतनी तो पता ही नहीं है कि शहर और गांव और पहाड़ में भी भेद होते नाम है। तो उसे भेद मालूम पड़ गया और उसने कहा, मैं तो अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। जब मनुष्य स्वार्थी होता है ना तो सब कुछ जान लेता है, जब उसका स्वार्थ समाप्त हो जाता है ना तब उसे कोई अपनापन नहीं लगता। ऐसी ही बात यहाँ जगदीश बाबू ने लड़के के साथ, छोटे लड़के के साथ, मदन के साथ ऐसा व्यवहार किया। इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव को निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सा बोला, यह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मिनट। तो अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? तो उसे लगा कि मेरा इतना छोटा सा गांव, उस गांव का नाम सुनकर किसी को शायद अच्छा लगे न लगा, तो उसने गांव का नाम नहीं बताया। अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा ऐसा बताया। फिर भी नाम तो कुछ होगा ना। और जगदीश बाबू ने उसे ज़बरदस्ती से नाम ही पूछा। डोटिया लगो, वह सकुचा था, यानी नाम ही ऐसा था, बताना नहीं चाहता था। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूर्ति हुई एकाकीपन की स्याही को दूर हो गई। एकाकीपन की स्याही दूर होना यानी अपनापन लगना। तो यहाँ कैसे ऐसा लगा? क्योंकि जब उसने जो गांव का नाम बताया वह गांव का ही रहने वाला जगदीश बाबू बाजू के गांव वाला ही होगा, इसलिए जगदीश बाबू के चेहरे पर पूर्ति हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, यानी अकेलापन दूर हो गया। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसी निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी, यानी हाथ में जो चाय जिस ट्रे में लाए थे वही ट्रे गिर पड़ेगी। इतना आनंद हुआ, उसके मुंह से शब्द निकला, चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर। बोलते हैं ना कि अपने गांव के कुत्ते भी मिल जाए तो भी अपनापन लगता है। वैसे उस लड़की को बहुत अपनापन लगा जब जगदीश बाबू ने कहा कि मैं भी आपके पास के गांव का ही रहने वाला हूँ, तो इतना खुश हो गया वह। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, उसे अपना गांव दिखाई देने लगा। उसका बचपन, उसका भूतकाल, अतीत यानी भूतकाल, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, अपनी माँ ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, बूली छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई, और मदन को जगदीश बाबू के रूप में जैसे किसकी छाया निकट जान पड़ी।
ईजा नहीं बाबा, नहीं दीदी, भूली नहीं दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई, यानी अकेलेपन की अजनबी यानी परायापन की खाई दूर हो गई। खाई यानी 2 जगह की दूरी, यानी दोनों के बीच जो अंतर था वो दूर हो गया। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद, जय हिंद करके वह हाजिर हो जाता। दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू कहाँ, क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? यू यानी हिम यानी बर्फ़ पड़ेगी। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि यानी सामने से आवाज़ आना पहुँचते ही पहले ही जहाँ पहुँच जाता, आदर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़ चाहिए? पानी लाओ। और दाजू लाया पानी। शब्दों को इतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता, कितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चुनती, वैसे वह शब्दों से लग रहा था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया और इसी तरह से जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। अब चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और मदन का दूसरी टेबल से भी दाजू बोलना उसे अच्छा नहीं लगा। जगदीश बाबू को, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति यानी बार बार बोलना। जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे, यानी जो ऊंचे संस्कार होते हैं कभी किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन मध्यम वर्गीय यानी जो निम्न कक्षा के संस्कार होते हैं वह कभी भी किसी का अपमान कर सकते हैं। अपनत्व की पतली डोरी अहंकार की तेज धार के आगे टिक न सकी, यानी अब जो अहंकार होता है ना उसमें अपनत्व भी खो जाता है। वैसे दाजू कहने पर उसे अपने ठेस लगी, अपने प्रतिष्ठा पर ठेस लगे ऐसा लगता है, इसलिए वह अपनापन भी गायब कर देता है जगदीश बाबू। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन वह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? दिन रात किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? और इसी तरह जगदीश बाबू ने छोटे बच्चे को डांट दिया। दाजू जो अपना अपना कहकर बुलाता था, अभी तक जो उसका अकेलापन दूर कर रहा था, आज उसका पूरा शहर जब जानकारी में आ गया, तब उसका अकेलापन दूर हो गया। तब उस लड़के का दाजू कहलाना जगदीश बाबू को नहीं अच्छा लगा, उसे डांटने लगे। क्या रखा है आपने, क्यों ऐसे बोल रहे हो? मेरी प्रेस्टीज का आपको ख्याल नहीं? ऐसे कहकर डांटा। जगदीश बाबू का मुँह क्रोध से के कारण तमतमा गया, बहुत गुस्सा आया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया कि मेरा दाजू कहना दाजू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से बहुत गहरी चोट लगती है और मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके घुटनों में सर के कोठरी में सिसकिया भर भर रोता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया। तो ऐसा बोलने पर जैसे अपना माँ से किसी को दूर कर दिया, इतनी वेदना हुई। लेकिन भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। तो इसी तरह मदन पूर्ववत काम करने लग जाता है। बहुत वेदना हो जाती है, वेदना थोड़ी बार सिसकता रहता है पूरा 3-4 घंटे, फिर बाद में वापस वह अपने काम में लग जाता है। तो यहाँ अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।